बट यंत्र बनाना आप कभी भी सीख सकते हो, वो दैट इज अ वेरी इजी पार्ट। यंत्र हम्म। की एनर्जी का मेजरमेंट जो है, दैट्स अ टिपिकल हम्म। टास्क। तो मैंने क्या करा, गूगल से, यूट्यूब से कुछ वीडियोस उठाए, और हम्म। वो दो दो पांच हम्म। पांच मिनट के वीडियोस हैं, यंत्र कैसे बनता है, उसके बेसिक्स क्या हैं, उसके हिसाब से। तो जब आप उसको देखेंगे तो कुछ बेसिक्स का आपको आइडिया हो जाएगा, या हम भी इसमें मतलब ऑनलाइन ही उसको कैप्चर करके एक एक चीज आपको दिखा सकते हैं। पहला पार्ट हो गया कि एक यंत्र बनाने की प्रक्रिया में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं। दैट्स द फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप किसी का भी 99% गलत नहीं होता। सेकंड स्टेप गलत होता है। तो सेकंड स्टेप का मतलब हो गया, मैं एक सेकंड दिखाता हूँ पहले। भगवत गीता लॉर्ड कृष्णा से। ये मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना आपको? जी। ये भगवत गीता लॉर्ड कृष्णा यही आ रहा है ना? ठीक हम्म। है। देवान् भावयतानेन ते देवाः भावयन्तु वः. The purpose behind we creating and worshipping a divine entity is so that that divine entity reflects that action back on our own self, thereby raising us to a higher level of living ascribed with that deity. This is the idea behind worshipping Saraswati, the goddess of knowledge, to make us cleverer, or worshipping Lakshmi, the goddess of wealth, to make us wealthier. These deities, which we create, are not just mere figments of our imagination. We breathe life into them every time we meditate upon and worship them. There are many ways of creating such divine entities and energizing them so that they magnify and reflect that energy back into us. One of the direct forms of doing this is through reciting the sound, mantra, and realizing the form, yantra, of the corresponding energy. In this video, let's look at the science behind these yantras and how one can make use of them. The Sanskrit channel is an effort to explore a vast variety of topics from original Sanskrit literature. If you wish to support this effort, consider becoming a sponsor on Patreon or make a one-time contribution through these options. Your support will help us improve the quality, length, and number of topics covered in our videos. As mandalas, some in a pyramid shape called as merus, and some with numbers in them called as Sankhya Yantras. There are many categorizations based on where they are drawn and how they are used, but the basic principles behind the working of all these yantras are exactly the same. अब देखिए, यहां से जो है कहानी में ट्विस्ट शुरू हुआ। द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड वर्किंग ऑफ एनी यंत्र There are four basic aspects. इज ओनली आत्मा। हम्म। तो ये, और ये उसका है, ये जो यूट्यूब चैनल जो है, ये बेसिकली वो ईशा फाउंडेशन जो है, जग्गी वासुदेव जी। जो है, वो उससे कनेक्टेड है ये वाला पार्ट। तो हम्म। अब जब मैं इसमें एक एक चीज को उठाता हूं कि ये इस टाइप के यंत्र, इस टाइप के यंत्र, या ये नंबर बेस्ड यंत्र, तो मेरा हम्म। जो न्यूमरोलॉजी बेस्ड यंत्र हो गया, उसमें नंबर सिस्टम हो गया, विच सेज 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब ये टोटल क्या होगा? 8 9 और 6 15, 7 और 5 12 और 3 15, 9 2 11 और 4 15, 7 और 2 9 और 6 15, 9 और 1 10 5 15,
4 और 3 7 और 8 15। सो ये कहीं से भी आप इसे कैलकुलेट करेंगे, इसका टोटल 15 ही आ रहा है। 15 क्यों? मतलब मतलब सीक्वेंस ऐसे क्यों दिखे? वो न्यूमरोलॉजी तो में, मैं। जो न्यूमरोलॉजी में जब नंबर बेस्ड यंत्र जब बनते हैं उसके तौर पे, अब यहां से एक बड़ी सीरियस सी वो चीज आ रही है। 1, ये क्या डिनोमिनेट कर रहा है? सूर्य। 2, हम्म। चंद्रमा। 3, मंगल। 4, बुध। 5, बृहस्पति। 6, शुक्र। 7, शनि। 8, राहु। 9, केतु। ठीक है। अब हम्म। जब आप इस ऑर्डर को देखते हैं तो इसमें मंगल 3 नंबर पे है और बुध जो है वो 4 नंबर पर है। जब आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, एस्ट्रोलॉजी में बुध जो है वो 3 नंबर पे है और मंगल जो है वो 4 नंबर पर है, तो फर्क हो गया। हम्म। अब मुझे जो है वो इसी प्रोसेस में अब चंद्रमा, इसको सूर्य यंत्र कहते हैं। हम्म। जी। ये सूर्य यंत्र हो गया। अब मुझे अगर चंद्र यंत्र बनाना है तो मैं क्या करूंगा? मैं 1 को 2 से रिप्लेस कर दूंगा। हम्म। जब मैं 1 को 2 से रिप्लेस करूंगा तो ये पूरा स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हम्म। अब इसको चंद्र यंत्र कहते हैं। और इसका जो टोटल होगा वो 15 + 3 18, तो 7 और 2 9, 9 और 9 18। अब इसमें टोटल सबका 18 हो जाएगा। तो ये 15 सूर्य। तो अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो कि 15 अगर सूर्य है तो सूर्य यंत्र के हम्म। बाद जो चंद्र यंत्र होगा वो 18 है। ऐसी 3 से और बढ़ा दीजिए, 15 और 3 18, 18 और 3 21। ये किस? आपका मंगल का यंत्र हो गया। मंगल। फिर उसके बाद 21 और 3 24, ये आपका जो है बुध का यंत्र हो गया। 24 और 3 27, ये आपका जुपिटर का यंत्र हो गया। 27 और 3 30, ये आपका जो है बुध बृहस्पति शुक्र का यंत्र हो गया। 30 और 3 33, ये आपका शनि का यंत्र हो गया। 33 और 3 36, ये आपका राहु का यंत्र हो गया। 36 और 3 39, ये आपका केतु का यंत्र हो गया। सर ये स्पेसिफिक नंबर का भी कुछ सिग्निफिकेंस है? जो नंबर 15 का 18 20? सिग्निफिकेंस है, ऐसा नहीं है कि नंबर का सिग्निफिकेंस नहीं है, बट ये पैटर्न मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। जी। हाउ अ यंत्र इज कैलकुलेटेड, उसमें बेस क्या है कि इसके जो भी नंबर्स हैं दे शुड बी हम्म। सिमेट्रिक। अब मैं हम्म। एक बड़ा यंत्र बनाता हूं जिसको 9 बाई 9 करता हूं। मजेदार पॉइंट यहां से आता है। यहां मैंने बनाया ये वाला सूर्य यंत्र, यहां 15 लिख देता हूं, यहां हम्म। 16 लिख देता हूं, यहां 17 लिख। 18। हाँ सॉरी, 15, 18, 21, 21 और 3 24, 24 और 3 27, 27 और 3 30, 30 और 3 33, 33 और 3 36, 36 और 3 39। अब इसका टोटल कर लीजिए। तो 30 + 36 हो गया 66। 66 + 10 76, 76 + 5 18। 81। इसमें कितने स्क्वायर्स होंगे? हर एक में अगर 9 है तो 9 बाई 9 हम्म। मैट्रिक्स के हिसाब से कितने हो गए टोटल? 81। 9 9 = 81। हम्म। सो ये 81 की रेलेवेंस तो यहां से आई। हम्म। रेस्ट इज इन टर्म्स ऑफ कि जो पैटर्न फॉर्मेशन हो रही है, इसकी जो रोज एंड कॉलम्स होंगे उनके टोटल में भी आपको सिमिलैरिटी मिलेगी। मतलब मैं यहां पर जो है इसको अब ऐसे बना दूं
9, इसको भी ऐसे ही बना हम्म दूं 9, इसको भी ऐसे ही बना दूं 9। तो ये जो ऊपर वाली लाइन का जो टोटल होगा इसमें भी वैसे ही पैटर्न आएगा, हम्म विच मीन्स कि इन टोटलिटी एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ द 81 मैट्रिक्स। अब हम्म, जब आप ये 9 बाई 9 जी करके 81 स्क्वायर बनाते हैं तो ये 81 स्क्वायर वास्तु का बेसिस होता है। इस तरह से न्यूमरोलॉजी वास्तु से कनेक्ट होती है, क्योंकि वास्तु चक्र जब मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको ये सारी की सारी चीजें उसमें कैसे वो प्लैनेट और कैसे वो सारी चीजों को डालते हैं वो वहां पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। एंड जब मैं हर एक के अंदर बीज मंत्र को डालूं, अब मुझे इसमें बीज मंत्र डालना है मान लीजिए, तो मैं इसमें बीज मंत्र कैसे डालूंगा? ये सेंटर है, जी ये सेंटर हो गया, हम्म ये साउथ हम्म ईस्ट हो गया, ये हम्म नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये साउथ वेस्ट हो गया, ओ सॉरी नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, हम्म ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ईस्ट वेस्ट हम्म मैं हम्म मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूँ? तो जब लेकिन सर मैंने, प्लैनेट तो उसी हिसाब से नहीं है। नहीं, अभी अभी उस पे एक एक करके जाएंगे। ये जी कोई हिडन पैटर्न है जिसके बारे में ये बता रहा है, और वो पैटर्न आगे भी बाकी चीजों को जब टैली करेंगे तो वो कुछ चीजें एड्रेस करेगा। फॉर एग्जाम्पल, इसका जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जब मैं पढ़ रहा था तो क्या था, जब मैं इस 27 को देखता हूं, ठीक है, हम्म वास्तु के अंदर सारे स्क्वायर्स डिफाइंड हैं, ये 27 वाला जो बीच के 9 ब्लॉक है ये डिफाइंड नहीं है। हम्म एक सेकंड रुकिए, मैं आपको वास्तु ब्लॉक भी दिखा देता हूँ सो दैट कि हम, ये हटेगा तो नहीं? चलो पहले मैं अपनी पूरी बात कर लूं, फिर पता चले ये हट जाएगा तो फिर मुझे पूरा लिखना पड़ेगा। वो मैं अभी दिखाता हूँ आपको। अब जब मैंने इस बीच वाले ब्लॉक को देखा तो जो बृहस्पति वाला पार्ट था इसके सेंटर में मैंने ब्रह्म लिखा कि ये हम्म ब्रह्म स्थान है वास्तु पुरुष का। हम्म, अब ये कौन सा जगह हो गई? नेवल चक्रा की जगह हो गई। जी तो मैंने नेवल चक्रा के जो बीज मंत्र थे उसको इन 9 ब्लॉक्स में डाल दिया। हम्म यहां पर जो है नंबर्स को भी डाल दिया। जब मैंने वो डाला तो वास्तु पुरुष का जो मंडल था उसमें ये नंबर्स और इसकी एसोसिएशन ही नहीं पता थी। हम्म सो एज अ रिजल्ट आपके पास में एक अननोन इंफॉर्मेशन जो थी वो नोन इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो गई। हम्म अब चक्कर क्या है वो समझिए। किसी के लिए ये पूरा सिस्टम बिजनेस है, उसको इस बात से मतलब नहीं है कि ये यहां पर क्या हो रहा है कैसे है। 2 मिनट की बात करी, पहले पैसे मांग लिए, यहां पर ये पैसे डाल दो, ठीक है। हम्म तो हम्म फंडामेंटली ये पूरा काम जितना भी हो रहा है वो मनी ट्रांजैक्शंस है। तो जब कोई एक चीज, अब इसका वेश देखिए आप, अगर मैं मेरा वेश ऐसा बना लूं तो कोई दिक्कत होगी? मैं थोड़ी सी दाढ़ी बढ़ा लूं, एक तिलक लगा लूं और ऐसे करके गमछा डाल लूं तो कोई दिक्कत होगी पूरे प्रोसेस में मेरे को? कर सकता हूं ना, हम्म मतलब ऐसा करने में तो कोई बड़ी हम्म डिफिकल्टी नहीं है ना, कि सब्जेक्ट तो मुझे भी पता है जो ये सब्जेक्ट बोल रहा है एंड ऑल दैट पार्ट। बट आज की तारीख में अगर मैं मेरी नेक्स्ट जनरेशन के हिसाब से लेकर चलूं कि भाई मैं मेरी नेक्स्ट जनरेशन को क्या देकर जा रहा हूं, उसका क्या पर्पज है वो तो वो जाने, मेरा क्या पर्पज है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। तो जब मैं उस पार्ट को एड्रेस करूंगा तब मेरा ये रिफ्लेक्शन नहीं आएगा। मेरा काम रिसर्च करने का है और मिसिंग लिंक्स को आइडेंटिफाई करने का है, ये मेरा डिवाइन रोल हो गया। एंड डिवाइन रोल में मैं कोई भी वेश से किसी को डेविएट नहीं करना चाहता। हम्म, मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं? मतलब मेरे जी गुरुजी ने साधु थे तो उन्होंने एक साधु वेश रखा, तो उस साधु वेश की लिमिटेशंस थी। ऐसा नहीं हम्म था कि साधु वेश में आप कुछ भी कर सकते हो, उसकी लिमिटेशंस थी। मैं उन लिमिटेशन में बंध के काम ही नहीं कर पाऊंगा। साधु वेश में हम्म लिमिटेशन क्या होती है? जो गुरु आज्ञा है उसको फॉलो करना है।
उससे डेविएट नहीं करना। जी। तो जब तक गुरुजी उस वेश में रहे तब तक वो चीज के बियॉन्ड जा ही नहीं पा रहे थे। जैसे ही 15 मई 2019 हुई वो उस रोल के बियॉन्ड हुए, अब वो साधु नहीं थे। इमिजिएटली मेरा जो डाउनलोड था, इनर डाउनलोड, जो भी इनर वॉइस थी, वो लाउड एंड क्लियर हो गई। भाई मैंने पूछा गुरुजी ये गायत्री जो मंत्र है, गायत्री मंत्र का बीज मंत्र क्या है? बोले अरे वो तो अपने आप ही बीज मंत्र है। तो मैंने कहा थोड़ा सा मुझे इसके बारे में बताएंगे? अच्छा आज अभी तो टाइम ठीक नहीं है, मैं बताऊंगा। इत्तेफाक से उसके 1 साल बाद, एक तब तक गुरुजी चले गए थे और मुझे एकदम से याद आया, मैं बताओ ये बिना बताए चले गए। तो एकदम से कोई चीज हुई और मुझे वो पार्ट पता चला और मैंने वो पूरा टेक्स्ट डिफाइन कर लिया। फिर आवाज आई, वो तुझे मैं ये बताना रह गया था, तो अब मैंने बता दिया। आई वॉज डेड स्टंट कि ये क्या हो रहा है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, आज जो पावर्स हैं वो मेरे को बहुत अच्छी तरह बता रही हैं चीजों के तौर पे, तो मुझे कोई भी प्रोसेस को खराब करने की क्या जरूरत है। हम्म। पर मेरे को पैसे आने होंगे ना, तो मेरे पैसे अपने आप ही आ जाएंगे, मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दान मांग के तो खाने वाला प्राणी ही नहीं हूं मैं। मेरे गुरुजी भी दान नहीं मांगते थे, तो मैं क्यों दान मांगू, जबकि वो तो साधु थे। तो अगर कोई चीज हमारे उसमें हमारा रोल है तो उसके तौर पे, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट हियर इज, जब आप ये वीडियोस देखेंगे आपके पास हम्म। इतने सारे क्वेश्चंस होंगे जिनको ये सिस्टम कभी भी आंसर नहीं कर पाएगा एंड जी। इंटीग्रेट भी नहीं कर पाएगा। तो मतलब जो दूसरा पार्ट है उसके तौर पे, अभी मैं वो वास्तु वाला बाद में दिखाऊंगा, पहले इस वाली वीडियो को पूरा कर देते हैं। ये बंदा बन गया। कहाँ से हुई? Understand in any yantra. First is the symbols used to create it. Second, the surface on which it is created. Third, the ingredients which are used to make it. And finally, the process of energizing and benefiting from it. अब ये पॉइंट इसका बिल्कुल ठीक है, इस पॉइंट में इसके कोई दिक्कत नहीं है। भाई हम जो भी, जैसे मैंने ये जो यंत्र बनाए हैं या देखे हैं, उसमें एक सिंबल हम्म। यूज हो रहे हैं। उसमें ड्राइंग का सरफेस क्या है कि भाई आप मेटल पे बना रहे हो, तो जैसे मैंने आपको बहुत सारे यंत्र भेजे, तो मैंने कुछ इमेजेस ऐसी भेजी जो मैं लकड़ी के ऊपर बना रहा हूँ, पर मैं तो लेजर हम्म। एनग्रेविंग कर रहा हूँ। क्योंकि वो उतनी हम्म। बारीकी से काम करूंगा तो मैं कर लिए सारे 10 साल लगेंगे कम से कम यंत्री और उस पूरे हम्म। प्रोसेस को देखने में। फिर मैंने वही चीज हम्म। लेजर एनग्रेविंग मेटल के ऊपर करी, तो कॉपर प्लेट्स के ऊपर भी मैं वो यंत्र और उसकी इमेजेस को डाल पाया। फिर उसका जो ड्राइंग का तरीका था वो भी मैंने मॉडिफाई कर लिया कि भाई जिस तरह से बुक्स में बने हुए हैं यंत्र, मैं उसकी बजाय हम्म। उसको और वो। फाइनली कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज हाउ टू बेनिफिट। हम्म। जी। मैं जब यंत्र बना रहा हूं तो मैं मेरी आत्मा के तौर पे कनेक्ट होके उस चीज को कर रहा हूं। तो मैंने हम्म। आइडेंटिफाई करा कि जब मैं अपनी आत्मा को मणिपुर चक्रा पे लेकर जाता हूं तो मणिपुर चक्रा में 11 पेटल्स हैं, विरेज इनके प्रोसेस में 11 पेटल्स नहीं है। जब मैं मूलाधार चक्र में जाता हूं वहां भी 11 पेटल्स हैं, बट इनके प्रोसेस में हम्म। वो 4 पेटल हैं। फिर हम्म। जब मैं स्वादिष्ठान में जाता हूं वहां पे 9 पेटल्स हैं, इनके वाले में 6 पेटल्स हैं। सो ये जो एम्बिगिटी है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा ये इनको नहीं पता, मेरे को पता है। हम्म। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? इस हम्म। कारण से, क्योंकि वो डायरेक्टिव आत्मा ड्रिवन है, आई वॉज एबल टू आइडेंटिफाई कि ये कुंडलिनी की ऐसी शेप नहीं है, फिर ये एक नहीं है, दो है। फिर वो दो का पैटर्न के तौर पे जब वो रोल प्ले कर रही है तो वो चक्रास चल रहे हैं। सो देर आर फाइनर इश्यूज टू द सिस्टम, जहां पर कि मैं
बेटर तरीके हम्म से कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूं इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिंग द डॉट्स। हम्म। मैं जो जी। कनेक्टिंग द डॉट्स है उससे जो इमेज और उसका जो आइडेंटिफिकेशन है वो कितना सही है कितना गलत है, तो दैट आई डोंट नो। बट जब मैं किसी को भी बताता हूँ, अब जैसे मान लीजिए मुझे कोई एक यंत्र का बेस पता चला, अब फॉर एग्जाम्पल हम्म। ये जो सेंटर में मैंने इस व्यक्ति के ऊपर एक यंत्र बना दिया जिसमें मैंने ये जी। 15 18 और ये सब डाल दिया, ये 81 का टोटल हम्म हो गया। आप इसको स्कैन हम्म। करके देखिए। एक पिरामिड शेप जैसा दिखाई दे पिरामिड जैसा आ रहा है, ये तो परफेक्ट ऑब्जर्वेशन है। बट मैं जो आपको कह रहा था वो इस बात को चेक करने का था कि ये अगर सही, जैसे मैं वैसे दिखाता हूँ आपको। मैंने सूर्य का यंत्र बनाया, सूर्य लिखा ऐसे, सूर्य का बीज मंत्र बनाया, तो इसको मैंने कर दिया श, क्ष, उ, र, य, सूर्य। अब इसको लिखा तो य, श, क्ष, र और उ की मात्रा, यक्षरु, ये इसका बीज मंत्र हो गया। तो अब मैंने ये बीज मंत्र सेंटर में डाला, य, श, क्ष, रू। अब ये इसके अल्फाबेट्स की जगह है, तो ये एयर एलिमेंट है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा य, श, क्ष, रा। ये फायर एलिमेंट है तो यहाँ लिखूंगा य, श, क्ष, री। ये वाटर एलिमेंट है तो यहाँ लिखूंगा य, श, क्ष, ऋषि वाला र। हम्म फिर ये हो गया य, श, क्ष, लिरी। और र, 5 ही हो गए। फिर यहाँ पर आ हाँ। गया य, श, क्ष, रा, आई की मात्रा। ये हो गया य, श, क्ष, रौ। ये हो गया य, श, क्ष, रा। ये हो गया य, श, क्ष, रा। सो एक अंग और एक आह ऐसे करके। अब आप इस सूर्य यंत्र को स्कैन करिए और इसको यहां पर प्लेस कर दीजिए, इस जगह जहां पर इसकी जगह है। तो अब यहां हम्म। पर आपको जो है 9 बीज मंत्र का प्रोसेस मिल गया। ऐसे ही इमेजिन करिए कि मैंने हर एक का बीज मंत्र इस प्रकार से आइडेंटिफाई करके यहां पर प्लेस कर दिया। अब जी। आप इसको दोबारा देखिए।
each point से energy है, मतलब each dot, like each line is turned into a dot and each dot is emitting energy. तो इसका एनर्जी बॉडी एकदम से चेंज हो गया। जी। मेरा काम इस बात को आइडेंटिफाई करना है कि ये जो पूरा वास्तु ग्रिड है, अब ये वास्तु ग्रिड में मैं किसी का भी मैप लगा सकता हूँ बीच में, और हर जगह मुझे हम्म। कौन कौन से बीज मंत्र के यंत्र लगाना है। अब इसको देखिए, यहाँ पर ये 3 ब्लॉक हैं, तो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। ये मेरे 32 बॉक्स के अंदर के बीज मंत्र हो गए। अब मैं वास्तु के हिसाब से घर का एंट्रेंस कहीं भी बनाऊं, हम्म। बनेगी तो इन चार, मतलब चार ही साइड में बन सकती है ना भाई। हम्म। आपके घर का एंट्रेंस कहाँ होगा? आप कहोगे जी ईस्ट में होगा, तो ईस्ट में ये ब्लॉक्स हम्म। हो गए। आपने कहा मेरे घर का एंट्रेंस वेस्ट में है, तो वेस्ट में ये ब्लॉक्स हो गए। आपने कहा मेरा घर जो है वो, सॉरी, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया। सो एट एनी पॉइंट आप 32 बाइफरकेशन के हिसाब से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब आप लिख लीजिए अपने हम्म। पास नोट्स वाली बुक में, 32 वास्तु एंट्रेंस एंड देयर इम्पैक्ट्स। जी। एक सेकेंड। ये मैंने आपको व्हाट्सएप पे शेयर करा है, 32 वास्तु एंट्रेंस एंड देयर इम्पैक्ट्स। और ये चैट जीपीटी वर्जन शेयर कर दिया। अब आप ये देखिए कि अगर मैं हर ब्लॉक के अंदर एक बीज मंत्र लिख रहा हूं इन हम्म। 32 डोमेन्स, तो वो 32 जी। डोमेन्स में जो बीज मंत्र हैं उनका कनेक्शन किस डाइटी से निकल कर आ रहा है, इसका स्ट्रक्चर हो गया ना। हम्म। They are not able to answer why Parjanya is here, what is his reference, why we are writing that this is happening like this। मेरे साथ ये प्लस हम्म। पॉइंट है। मेरे हिसाब से हम्म। पूरी यूनिवर्स को बनाने वाला एक है, तो जो भी सब्जेक्ट फ्लो बना वो भी एक ही होगा। हम्म। एक से शुरू हुआ, हम्म। एक पे खत्म हो गया। मतलब महालक्ष्मी से शुरू हुई कहानी,
तो महालक्ष्मी पर ही खत्म होगी। अगर उस महालक्ष्मी के बीच में 14 मनु आ गए, तो वो 14 के 14 मनु भी महालक्ष्मी से निकले और महालक्ष्मी में ही विलीन हो गए। तो स्ट्रक्चर बन गया ना चीजों का। आप जी। आपके पास कितना टाइम फालतू का होगा कि आप हर सब्जेक्ट के लिए पूरा पूरा टाइम उसके अजम्पशन सिस्टम को देखने में लगाएंगे। हम्म। Whereas एवरीथिंग इज इंटीग्रेटेड। अब क्योंकि ना हम्म। तो मुझे दान मांगना है, ना ही मेरे को ये अप्रोच में जाना है। मेरी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट है कि क्या मैं मेरी नेक्स्ट जनरेशन को एक स्ट्रक्चर्ड मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग दे सकता हूं, सो दैट कि उस स्ट्रक्चर को समझने के बाद वो दुनिया की हर नॉलेज को इंटीग्रेट कर सके। हम्म। मैं मेरा पॉइंट समझा जी। पाया? हम्म। तो जब मैंने ये आइडेंटिफाई करा, तो मुझे पता चला कि एंड ये जो नॉलेज एप्लीकेशन है, इट इज ए स्टैंडर्ड फॉर्मेट। अगर आप मुझे बोले कि मैं इस तरह से एक मैप बना के दुनिया में जितनी भी कंप्यूटर लैंग्वेजेस जब से डेवलप हुई और उनका फ्यूचर ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या होगा, मुझे उसका एक हम्म। मैप बनाना होगा, तो थोड़े टाइम बाद आप वो भी बना लेंगे। एक कंप्यूटर जो बंदा सीखता है, उसकी लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? इट सडनली बिकम्स ऑब्सलीट। वो सॉफ्टवेयर हम्म। चेंज हो गया, एनवायरनमेंट चेंज हो गया, और उसे लगता है कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई, बिकॉज अब तो उसे पता ही नहीं क्या क्या चल रहा है, मार्केट बहुत चेंज हो गया। बट ये प्रिडिक्टेबल मार्केट है। चैट जीपीटी आज आपके सामने आया है, इस पे काम 8 साल पहले से चल रहा है। तो अगर कोई हम्म। चीज 7 या 8 साल पहले चल रही है, तो आप ये भी तो बता सकते हो ना कि अब से 7 या 8 साल बाद क्या आएगा। हम्म। आप कहेंगे इस समय का जो एआई है, उसके बाद एक सुपर इंटेलिजेंस एआई आएगा, सुपर इंटेलिजेंस के बाद एक क्वांटम एआई आएगा, क्योंकि मशीन्स जो हैं वो नॉर्मल मशीन से क्वांटम कोड में कन्वर्ट हो जाएंगी। सो एक प्रिडिक्टेबल पाथ आ गया ना आपके सामने। तो यू नेवर बी ऑब्सलीट। बट हम्म। ये चीज आपको कैसे समझ में आई? बिकॉज, और वो समझ में भी कैसे आए, क्योंकि सारी चीजें अलग है। पामिस्ट्री वाला अलग तोते की तरह चल रहा है, एस्ट्रोलॉजी वाला अलग तरह से चल रहा है, हम्म। सब अलग अलग चल रहे हैं। एंड जस्ट टू एम्फेसाइज, देखो मुझे सबसे ज्यादा आता है। आप टीवी चैनल खोलेंगे, बड़े बड़े टीके लगा के और बड़े बड़े उसके तौर पे वो सारी प्रिडिक्शंस कर रहे हैं, बट व्हाट इज द बेनिफिट? आप नेक्स्ट जनरेशन के लिए चीजों को सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहे, कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी। आगे बढ़ते हैं। सर, आप जो ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ साउथ पे सूर्य का बीज मंत्र लेके वो कैसे बना है, मतलब वो सिंपल कैसे? सिंपल है ना। अगर अ आ इ ई लिखेंगे, कितना सिंपल है हम्म। देखिए। नॉर्थ ईस्ट में क्या है? वीनस। वीनस। वीनस क्या है? बताओ। वाटर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट के हम्म। अल्फाबेट्स कौन से हैं? री और री। वो समझ में है मुझे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ। मतलब नहीं समझा मैं। मतलब आप जो लास्ट में लेके जो जो एग्जैक्टली ईस्ट है एंड वेस्ट है, नॉर्थ है एंड साउथ है, अच्छा, आपने लिख। ये तो ये मैंने आई की मात्रा लगाई है, ए और आई इधर आ गया ईस्ट वाले में। हम्म। और ओ और औ जो है, ओ और जी। औ, ये हम्म। दोनों आ गए आपके नॉर्थ में। वो कैसे है? क्योंकि वो तो अर्थ एलिमेंट है। वास्तु पुरुष का हेड किधर है? इधर। नॉर्थ ईस्ट में। तो अगर उसका हेड इधर है, तो ये उसका फेस रीजन हो गया ना। फेस रीजन हो गया, तो मतलब वास्तु पुरुष का हेड जो है नीचे दबा हुआ है। हम्म। तो जब उसका हेड नीचे दबा हुआ है, तो वो लेफ्ट को अगर मुंह करेगा, तो उसके जॉ लाइन कहां पर आएगी? ओ औ तो जॉ लाइन के लिए यूज होता है ना टर्म। जी। तो ये ओ औ हो गया, और ये उसका टेम्पल रीजन है, ए आई। हम्म। आप इसको उल्टा भी हम्म। कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि उसका फर्क कोई पड़ेगा, बट इंटेंशन क्या है? यहाँ पे फायर एलिमेंट है, फायर हम्म। एलिमेंट से कनेक्टेड है ए और आई। हम्म। यहाँ अर्थ एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट से कनेक्टेड है ओ और औ।
इसलिए ऐसे है जी। ये। आपको हम्म। एक शरीर को 9 पार्ट्स में बाइफरगेट करना है, तभी तो आप वास्तु पुरुष के पूरे शरीर को ध्यान कर पाएंगे ना। हम्म। जी। ये साउथ है। साउथ में क्या होता है, मैं हम्म। मतलब लक्ष्मी है, मतलब मेरे प्राण कहाँ कौन सी दिशा में जाते हैं, साउथ में जाते हैं। जब भी जी। मैं मरूंगा किधर की तरफ जाऊंगा, साउथ में जाऊंगा ना, नॉर्थ और सर। ईस्ट और वेस्ट में तो जाऊंगा नहीं। इसलिए यहां हम्म। पर अहा कर दिया। ये मैं खाली भी छोड़ सकता था। हम्म। तो मैंने ये सिर्फ डिपिक्ट करने के लिए इसको अंक की मात्रा कर दी, सो दैट कि ऑल 9 आर फिल्ड। सो अंक से हम्म। म बना, इसलिए ये अब। सूर्य हो गया, तो ये चंद्रमा इस प्रकार से आ गया। हम्म। सो आप 9 पॉइंट नॉमेनक्लेचर को जब आइडेंटिफाई करेंगे, तो हर एक बीज मंत्र जो है उसको लिखने की एक जगह है, जैसे सेंटर मान लीजिए, और उसके तरफ 8 डायरेक्शन है जो उसके ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ साउथ, और कोर सेंटर में कौन सी एनर्जी बैठी है। हम्म। जी। मैं मेरा हम्म। पॉइंट समझा पाया। आप जब एक अपना अजम्पशन सिस्टम बनाते हैं, तो एक स्ट्रक्चर को आप अपने सामने रखते हैं। हम्म। आपने यहां पर नंबर लिखा, तो ये हम्म। हर जगह एक नोन नंबर पैटर्न होगा, एक अननोन नंबर पैटर्न होगा। हम्म। बट ये डिपिक्शन क्या है? ये डिपिक्शन है पूरे कॉस्मोस का डिपिक्शन है ये। एक प्लैनेट के कौन कौन से नक्षत्र का कनेक्शन और उसके पैटर्न है ये। हम्म। अब जैसे एग्जांपल देता हूं, एस्ट्रोलॉजी में आपका नवग्रह होते हैं, ठीक है। यहाँ हम्म। पर भी नवग्रह हैं, नवग्रह का वास्तु से कनेक्शन भी है, वो भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। बट आप मुझे एक बात बताइए, जब मैं ये 120 साल वाली दशा बनाता हूं, तो मैं लिखता हम्म। हूं राहु की महादशा इतनी होगी, और इसमें ये नक्षत्र में राहु आएगा। हम्म। जी। ये सूर्य की महादशा इतने साल की होगी, और इसके ये नक्षत्र सूर्य के होंगे। ऐसे ही मैं एक हम्म। प्लॉट बनाता हूं ना पूरे सिस्टम में। जी। हम्म। हम्म। जैसे ही मैं हफ्ते के दिन करता हूं, तो वो 7 ही रह जाते हैं, तब 9 नहीं आते। राशि हम्म। करता हूं, तो भी 7 के तौर पर आती है, 9 नहीं आती। तो वो कौन सी चीज है जो नक्षत्र में तो 9 है, राशि में भी 7 है, और दिन के हिसाब से भी 7 है? हम्म। उसका क्या मतलब हुआ? मतलब वो कौन सी चीज है जो हफ्ते में तो आती है, मतलब हफ्ते में नहीं आती, महीने में नहीं आती, लेकिन नक्षत्र में आ रही है, तो इलॉजिकल पार्ट नहीं हो गया? 12 राशि कौन कौन सी हैं? 9 12 बृहस्पति की हो गई, हम्म। 2 7 शुक्र की हो गई, 1 8 मंगल की हो गई, 3 6 बुध की हो गई, 4 हम्म। चंद्रमा की, 5 सूर्य की। सूर्य। तो राहु की राशि कहाँ है? हम्म। राहु की राशि नहीं है। मैं मेरा पॉइंट एक्सप्रेस कर पा रहा हूं? जी। जी। उसी तरह से जो हफ्ते के दिन है, जब हम्म। आप हफ्ते के दिन देखते हैं, तो उसमें 7 दिन है, उसमें 9 दिन क्यों नहीं है? क्योंकि 7 प्रकट है, 2 अप्रकट है। अब 2 अप्रकट को जानने के लिए आप उसी दिन का होरा निकालिए। जब आप होरा निकालेंगे, तो उसमें राहु की होरा, केतु की होरा आपको मिल जाएगी। राहु काल नहीं केतु होता है, की हो रहा। जैसे हम हाँ। राहु काल आइडेंटिफाई करते हैं, हम्म। तो उसका केतु की हो मतलब रहा ये है कैसे कि पता दिन चले? के प्रत्येक दिन के अंदर एक छोटा सा पार्ट है जो राहु का है, प्रत्येक दिन में। अलग से उसका कोई हम्म। दिन नहीं है। केतु की हो रहा कैसे मतलब कैसे पता चलता है कब? मतलब आप एस्ट्रो सेज में जाइए ना, वहां पर उसमें ये लिखा रहता है
एक सेकंड में खोल के दिखाता हूँ। तो जब आप पंचांग देखेंगे तो उसमें एक पार्ट आ गया होरा, जी। दूसरा पार्ट आ गया दो घटी मुहूर्त, तीसरा पार्ट आ गया हम्म। राहु काल। वहां पे लिखा हुआ है कि राहु काल कौन सा है। वो हर दिन के अंदर हम्म। होता है, कोई दिन भी जी। ऐसा नहीं है जिसमें कि राहु काल नहीं होता। हम्म। तो राहु और केतु जो है वो एक एंटिटी मान के वो राहु काल का वो करा जाता है। मतलब जैसे मान लीजिए मुझे हम्म। कोई शनि का या उसका काम करना है, तो मैं उसको उसमें डाल लूंगा। हम्म। अच्छा। तो प्रत्येक दिन में आपको राहु काल मिलेगा। मतलब वो हो रहा मैंने जी हाँ, वो बता। मतलब गलत तरह से बोला। मतलब जब आप एस्ट्रोसेज में पंचांग देखते हैं तब ये आपको राहु काल मिलता है कि हर एक दिन कितने बजे से हम्म। कितने बजे तक राहु काल होगा। जी। हम्म। तो एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत सारे चार्ट ऐसे होते हैं जिसमें राहु केतु एक साथ लिखे जाते हैं। बट ये जो जी। नॉमनक्लेचर है ये जगह जगह चेंज हो रहा है। कहीं पे राहु केतु एक कर लेते हैं, कहीं पे अलग अलग कर लेते हैं, कहीं से बिल्कुल हटा देते हैं। मैं मेरा पॉइंट समझा हम्म। पाया? हम्म। जी। उसी तरह से जब आप लार्जर डिटेल बनाते हैं तब आप एक भद्रा की डिटेल बना देते हैं। हम्म। तो भद्रा जो है वो किसी भी शुभ कार्य के लिए जो है वो सही नहीं है, ये उसके लिए बोला जाता है। बट जब मैंने भ को श और क्ष का कॉम्बिनेशन देखा तो मैंने कहा नहीं, ये हम्म। तो कहानी फर्क है। भद्रा वाले जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो तो स्पिरिचुअलिटी में बहुत वैल्यूएबल है। तो मैं अगर भद्रा लिखूंगा तो मैं इसको लिखूंगा ही ऐसे। अब जब इसमें श और द्रा आ गया और इसको जी। जो है हर अच्छे शुभ काम के लिए, मतलब शादी करना या कुछ भी करना, उसमें उसको एक्सक्लूड कर दिया, तो इसके जी। अंदर कोई एक पार्ट तो ऐसा होगा ना, क्यों एक्सक्लूड करा। तब आपको एक स्टोरी मिलेगी। जब आप उस स्टोरी को पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा अच्छा इसमें ये वाला चक्कर था इसलिए इसको एक्सक्लूड कर दिया। बट एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मेरा पॉइंट समझा हम्म। पा रहा हूं? जी। हमारा ध्यान कोर थ्योरी पर नहीं जाता। हम जैसे जैसे बताएंगे हम वैसे वैसे करते रहते हैं और बाकी लोग और डर बना देते हैं कि भाई ये इतना खराब होता है, वो उतना खराब होता है, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। अब जब आपने शनि को सावर्णी देखा और सावर्णी के रूप में उसकी 14 पीढ़ियां देखी, उसमें एनर्जी कितनी खूबसूरत थी। हम्म। तो जी। क्या शनि खराब है? बिल्कुल भी नहीं है। इट इज जस्ट अ मेकिंग कि एक शनि कब सूर्य बनता है, एक सूर्य कब शनि को उत्पन्न करता है। तो वो तो एक पूरा ट्रांजिशन फेज था। हम्म। जी। तो सूर्य शनि में परिवर्तित हो जाता है, शनि सूर्य में परिवर्तित हो जाता है, तो ऐसे कब होता है? वहां पर तो ये वाला मिसिंग आंसर है। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूँ, नहीं समझा पा रहा हूँ? मेरा जी। कहने का जी। मकसद ये है कि हम कोई भी चीज जब पढ़ते हैं, अब हम्म। एस्ट्रोलॉजी में हर बंदा अपनी अपनी नई दुकान लेकर बैठा हुआ है। हाउ वुड यू नो कि स्टैंडर्ड सब्जेक्ट क्या है? ऊपर से लोग आ गए ये वाले, जो जिसका आप नाम बोल रहे थे, क्या था, जगन्नाथ होरा टाइप, 200 चीजें दिखा दी। 200 में क्या कनेक्शन है, क्या नहीं है, क्या एस्पेक्ट है। मतलब थोड़ी देर बाद दिमाग ही खराब हो जाता है कि यार बेस क्या था, हम कहाँ से शुरू हुए थे। सो तीन ही स्ट्रैटेजी हो गई, करप्ट, कन्विंस और कंफ्यूज। पूरा आप पढ़ नहीं सकते, थोड़ा पकड़ में नहीं आता, तो आप क्या होगा, आपको नेट इम्पैक्ट, आप सब्जेक्ट से ही दूरी बना लेंगे। जी।
ऐसे करके जो कोर रिसर्च पॉइंट्स थे उससे मासेस को दूर करा गया, जबकि इट वाज अ इंटीग्रेटेड एस्पेक्ट। आप एक भी पार्ट को देखेंगे तो आपको पूरा इंटीग्रेशन दिखना शुरू हो जाएगा। और ये मिलेगा कहां पर आपको? ये मिलेगा तब जब आप पढ़ेंगे तंत्र राजतंत्र। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मैंने ये सब तो बहुत बाद में पढ़ा। जब मैंने सबसे पहले पढ़ा तो तंत्र राजतंत्र पढ़ लिया। अब पढ़ लिया तो मेरा नॉमेनक्लेचर ही 9 चक्रा का था डे वन से। तो जब किसी ने 7 चक्र लिखे तो मैंने उसे बेवकूफ कहा। उसी तरह से जिसने 7 चक्र पढ़े हो उसको कहीं पर 9 चक्र मिले तो वो उसको कहेगा बताओ ये फिर चेंज कर दिया इन्होंने। मैंने पढ़ा ही कंप्लीट था पहली बार में, अनजाने में पढ़ा था लेकिन वो। तो जब मेरी जानकारी के हिसाब से कोई चीज नहीं चलती तो डिवाइन की जानकारी होती है। बट क्योंकि वो जानकारी कंप्लीट थी तो मैं एक स्ट्रक्चर के और उसके गैप को आइडेंटिफाई कर पाया। ये मेरा पार्ट है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं। अब आप किसी को 7 चक्रा पर ही बेस करोगे तो वो लम हम्म, लम लम करके जो है अर्थ एलिमेंट पर ही रहेगा ना। हम्म, फिर आदमी कहता है कि भाई आप बताओ ये आपने पढ़ा कौन सी किताब में? अरे भाई पढ़ा कौन सी किताब में उसको छोड़, इसको पहले अर्थ बोल और फिर इसको फायर बोल, ओ स्काई बोल। इसी से पूछ कि भाई इसमें क्या पार्ट है। तो वैलिडेशन तो हमें कहीं पढ़ाया नहीं गया। तो ये जितने भी बुद्धिस्ट सिस्टम है जो रेकी प्राणिक हीलिंग करके स्कैनिंग करना जानते हैं, ये तो हमारे चाचा हो गए उस हिसाब से। चाचा मतलब कि हाँ, हमारे से सुपीरियर फॉर्म हो गए। इनको हर चीज हम्म, को नाप तोल बताई गई, हमारे को क्यों नहीं बताई? तो मैंने इनके पूरे सिस्टम को ही स्टडी कर लिया कि भाई ऐसा इनके पास क्या है जिससे कि ये सब चीजों की नाप तोल कर रहे हैं। बोले जी ये ऑरा मेजरमेंट जानते हैं। मैंने वो चीजें खुद करके हम्म, देख ली। तो वो तो हो ही रही थी। वो कोई उन्होंने थोड़ी इजाद करी थी, इट वॉज देयर विद इन अस। तो जब मैंने आपको वो चीज बताई तो आप भी वैलिडेट करना शुरू हो गए। सो वैलिडेशन करने के लिए आपको रेकी और प्राणिक हीलिंग थोड़ी चाहिए। अब आप हर चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कि उसका ऑरा पैटर्न क्या है। तो आप आज ये भी वैलिडेट कर सकते हैं कि उनका कौन सा सिस्टम सही है और कौन सा गलत है। हम्म, तो यहां से ये रीजन आया कि भाई अगर ये इन लोगों को नापना वगैरह भी बता दिया पूजा के तौर पे तो ये तो एक एक चीज पकड़ लेंगे। ये सारे मेरे प्लस पॉइंट्स थे। मुझे जब किसी ने बोला ये तुम रेकी करो प्राणिक करो तो मैंने कभी ये नहीं कहा नहीं नहीं मैं ये सब नहीं करूंगा, ये मैं इन चीजों के लिए नहीं आया। दैट वाज, अच्छा रेकी करनी है हाँ ठीक है मैं भी करता हूँ मजेदार है। रेकी करने बैठे तो उसने कहा जी ये रेकी क्या है? तो अब वो तो हर जगह बुद्ध की मूर्तियां लेकर बैठे हुए थे। तो जब मैंने रेकी को देखा मैंने कहा अब मैं तो नास्तिक हूं नहीं। तो बुद्धिज्म पूरा का पूरा नास्तिक सिस्टम है। तो मैं कैसे उसको एक्सेप्ट कर लूं कि भाई ये नास्तिक वाला सिस्टम होता है? भले ही मुझे वहां पर 4 चमत्कार दिख रहे हो जो मेरे सिस्टम में नहीं हो। बट मैंने इसे सोचा, मैंने कहा मैं क्या करूं, मैं यहाँ फंस गया। तो मैंने कहा अरे बड़ा सिंपल है, मैं रे को राधा कर देता हूँ और की को कृष्ण कर देता हूँ। ये कौन है? रे की मतलब राधा कृष्ण। तो मैं नास्तिक से आस्तिक हो गया। बट कोई ये क्वेश्चन नहीं करता कि अगर ये नास्तिक दर्शन है, इस नास्तिक दर्शन के अंदर मूर्ति पूजा की मनाही है, तो बुद्ध से ज्यादा मूर्तियां तो दुनिया में किसी की बनी ही नहीं। अच्छा। तो इसका मतलब मैं कह रहा हूं मूर्ति पूजा खराब है और मैं खुद मूर्ति पूजा कर रहा हूं। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जब मैं जी। प्राणिक हीलिंग, अच्छा राधा कृष्ण तो ऐसे हो गए और फिर उसके बाद उनका चोकोरे का सिंबल आ गया। मैंने कहा ये तो कुंडलिनी का सिंबल है। तो वो कुंडलिनी डुअल कुंडलिनी निकली और वही राधा कृष्ण निकल आए। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? तो जो हम्म, मेरा बिलीफ पैटर्न था वो मेरे गुरुजी की वजह से इतना आस्तिक था कि मैं छोटी मोटी किसी भी चीज से डेविएट नहीं हो रहा था।
ये नहीं था कि अरे यहाँ तो बड़े चमत्कार हैं, चलो यही माथा टेक लेते हैं, कल से हम मुल्ला हो जाते हैं, मतलब वो कल से हम बुद्धिस्ट हो गए। वो मेरे गुरुजी की वजह से था। वो अंदर से इतना ठोस था कि वो हिलाना किसी के बस की नहीं था। फिर जब मैं प्राणिक हीलिंग करने गया, वो भी बुद्धिस्ट प्रोसेस था, उसमें ऑरा दिखा रहे थे। तो जब मैंने कहा कि ये प्राण कहाँ से आया, अरे प्राण आपको नहीं पता? प्राण तो सब जगह लिखा हुआ है, जितने भी आप हिंदू टेक्स्ट देखेंगे सब जगह प्राण लिखा हुआ है। हिंदू टेक्स्ट देखेंगे, मैंने कौन सा ऐसा टेक्स्ट मिक्स कर लिया? मैं तुरंत प्रश्नोपनिषद खोला तो वहां प्राण और रई लिखा हुआ था। जब प्राण और रई करा तो यहां से मुझे ब्रह्मा, विष्णु, शिव, उनकी शक्तियां और महालक्ष्मी कनेक्ट हो गए। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं? जी। जब मुझे एक प्रक्रिया पता चली तो मैं लार्जर पिक्चर में उसको सिर्फ प्लेस कर रहा था, ये कहां पर आएगा, ये कहां पर आएगा, कैसे आएगा, उसमें क्या क्या चीजें होंगी। फिर उसको टेस्ट करता था कि क्या ये मॉडल इंटीग्रेट होने पर ऐसा तो नहीं है कि इसके रिजल्ट्स चेंज हो रहे हो या कोई डेविएशन आ रहा हो। इनफैक्ट हर जगह जब मैं इस अप्रोच से चलने लगा, हर चीज पे क्वेश्चन करने लगा, तो मेरे भीतर का जो इंटीग्रेटिंग मटेरियल था वो बाहर आना शुरू हो गया। हम्म, आप कभी भी देखेंगे मैं जी। एक फ्लो में ही जा रहा हूं। मैं कभी भी ऐसा नहीं, आप देखेंगे कि अगर मैंने 5 टॉपिक चीजें करी, वो 5 अलग अलग चीजें हैं, छठे दिन मैं जब बात करूंगा तो 5 को एक ही जगह बांध दूंगा। कैसे? गया तो मैं महालक्ष्मी की पूजा करने था, लेकिन उनके सारे अंग, उनकी सारी ऑरा के अंदर कहीं विष्णु थे, कहीं शिव थे, कहीं कुछ था, कहीं तो पूरा एक बड़ा शरीर था। और जब वो एक बड़ा शरीर था तो मैं कहाँ हूं? मैं भी तो उस शरीर के अंदर हूं। तो जैसे ही मैं महालक्ष्मी के शरीर के अंदर गया, आई बिकेम ओमनीपोटेंट। मैं तो सबसे स्ट्रांग हो गया। अरे ये तो सबसे मजबूत कवच है, यहां पर तो कोई और चीज का डिफिकल्टी नहीं है। दैट्स हाउ थिंग्स हैपेंड विद मी। तो मेरा रोल बहुत कम था, डिवाइन का रोल बहुत ज्यादा था इन सब चीजों के तौर पे। क्योंकि जिनको पता नहीं है उन बेचारों को तो ये भी नहीं पता कि वो धीरे धीरे बुद्धिस्ट बनाए जा रहे हैं। पर क्योंकि मैंने जो है यूएस के और तमाम जगह के रेकी प्राणिक के जब सिलेबस देखे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 पे गया, तो वो सब बुद्धिस्ट बनाने की प्रक्रिया थी। बुद्धिस्ट मतलब नास्तिक। नास्तिक मतलब अगेंस्ट द एंटायर प्रोसेस। आप कहेंगे बुद्धिज्म तो मेडिटेशन करता है, बोले मेडिटेशन तो करता है लेकिन यूनिवर्स पे करता है, यूनिवर्स के क्रिएटर को नहीं देखता। और यूनिवर्स का क्रिएटर को देखना शुरू कर देगा तो उसकी फिलॉसफी खत्म हो जाएगी। क्योंकि क्रिएटर अगर है तो दिखता कैसे है? आपको नहीं दिखता, नहीं है लेकिन ऐसा कैसा क्रिएटर है भाई जो दिखता नहीं है? आपकी एक स्टेज ही तो हो सकती है कि भाई आप बोलो कि जी मैं तो अभी प्रेगनेंसी में हूं, मेरी आंखें ही नहीं बनी, मुझे दिख नहीं रहा। बट जब आंखें बन गई और बाहर आए तो ऐसा थोड़ी था कि बाहर मम्मी नहीं खड़ी थी। मम्मी तो थी वहां पे। और मम्मी ने कहा बेटा ये इनको प्रणाम करो, ये तुम्हारे पापा हैं। तो अगर मुझे पापा नहीं दिख रहे, दैट डजंट मीन कि पापा एग्जिस्ट ही नहीं करते। फॉर दैट टाइम ड्यूरेशन वो नहीं दिख रहे। तो जी। ये चीजों का आपको मतलब बाई स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। एंड इट इज अ ब्यूटीफुल साइंस। मतलब व्हेन इट कम्स टू सॉल्यूशन, आप वो देखिएगा, कल मैंने ना 9 महाविद्याओं के ऊपर वो ऑस्ट्रेलिया आयुर्वेदा में सेशन करा था। द वे आई वॉज पुटिंग थिंग्स, मतलब वो कह रहे कि ये कैसे हो रहा है, ये तो हमें काली और ये सब तो ऐसे कभी किसी ने बताया नहीं कि ये कौन कौन सी बीमारियों को ठीक करती हैं। तो वो पार्ट है। मतलब मुझे तो खैर बड़ा मजा आता है इन सब चीजों के हिसाब से, बट आई ऑलवेज सी कि Let's have a brief look at all these aspects step by step. We will go into a deeper study when we deal with individual yantras. Firstly, yantras are just varying complexities of geometrical arrangements which have a direct physiological impact on the geometrical shapes within the human body. They are made up of simple symbols like dots, circles,
lines, and polygons. There is an established science on how to create a divine entity using precise geometric arrangements. This knowledge is spread across hundreds of textbooks of Agama and Tantra Shastras. These books include Yantra Chintamani, Brihat Samhita, Mrigendragama, and Kiranagama. The word Agama literally means the arrival of something. In this context, it means making the divine arrive. आगम टर्म जो है वो मतलब अराइवल वाला पार्ट नहीं है। आगम टर्म प्राइमरली डील्स विद फायर एंड एनर्जी। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स का फर्क आता है। आगम मतलब पूरा जो तंत्र है वो तीन पार्ट में बटा हुआ है। एक वो जिसमें शिव क्वेश्चन कर रहे हैं, उसको यामल जी तंत्र कहते हैं। एक वो जिसमें देवी क्वेश्चन देवी। कर रही हैं या आंसर कर रही हैं, मतलब वाइसी वर्सा लेके चल सकते हैं, बिकॉज देयर इज अ डायलॉग हैपनिंग। तो अब डायलॉग का एक पार्ट किसी ने इधर कर दिया, एक पार्ट अलग कर दिया, पर डायलॉग तो दो लोगों के बीच में है ना। तो आपको आगम, यामल या मुख्य तंत्र, इनको जोड़ना पड़ेगा। यू कैन नॉट से कि दिस इज अ पार्ट। फॉर एग्जाम्पल, एक मेरा लेफ्ट ब्रेन है, एक मेरा राइट ब्रेन है, आप चाकू से थोड़ी काटोगे। इज इट पॉसिबल कि आप पूरे ब्रेन को जो है तीन पार्ट में काट दो? देखो जी, ये बीच में से मैंने तश्तरी निकाली है, ये तो है जी इसका मिड ब्रेन, और ये जो है इसका लेफ्ट ब्रेन है, और ये जो है राइट ब्रेन है। ये मैस्कुलाइन पार्ट है, फेमिनाइन पार्ट है। नो, जब आप तंत्र के तीनों पार्ट को एक साथ पढ़ोगे तो आपको टोटल सिलेबस पता चलेगा कि तंत्र में कितनी चीजें हैं। एक एक करके पढ़ते जाइए। बट आप बोलो कि नहीं, फॉलोअर्स ही अलग अलग हो गए। सब्जेक्ट डीप था, आई डोंट डिनाई कि सब्जेक्ट डीप नहीं था। सब्जेक्ट वाज वेरी डीप, क्वेश्चंस बहुत इंटेंस थे। बट किसी ने क्या करा, देवी को अलग कर दिया और वो अलग कर दिया। एक वो पिक्चर कौन सी आई थी, बागबान पिक्चर, याद है आपको? अमिताभ बच्चन की एक मूवी आई थी कि वो जी बच्चों ने पापा मम्मी को ही अलग कर दिया। पापा मम्मी तो जब तक साथ साथ थे तभी अच्छे लगते थे ना। अब बच्चों ने कहा अब दो दो जनों को कौन रखेगा, तो एक ने पापा को रख लिया, एक ने मम्मी को रख लिया। ये हमारे सारे टेक्स्ट के अंदर ये प्रॉब्लम है। तो मैं तो अगर इस तरह से कर रहा हूं तो मैं मेरी ईगो को पकड़ रहा हूं। आई कांट होल्ड यू, अरे क्यों नहीं होल्ड कर सकते भाई? स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। The Agama Shastras denote that a bindu or a dot represents the source. It is usually located at the center of the yantra and represents the ruling deity of that yantra. Circle represents infinite space and expansiveness. It represents सर्किल रिप्रेजेंट्स व्हाट? स्पेस। कितना सिंपल है। तो मैं उसको कैसे बताता हूँ कि दोनों हाथों के बीच में जो खाली जगह है वो स्पेस है? ये कैसे बता रहा है? सर्कल के तौर पे। तो कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करेगा ही। तो उसने कहा भी डॉट से स्टार्ट करेंगे। डॉट पे स्टार्ट होना चाहिए, डॉट पे खत्म होना चाहिए। ये मेरा स्ट्रक्चर हो गया। अब सर्कल है, स्क्वायर है, ट्राइंगल है, यही तो शेप्स है ना। हर एक जी की इन्फ्रेंस भी फर्क होगी। तो जब मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो मैं कहूंगा मेरे हाथों के बीच में जो खाली जगह है, इसको मैं क्या कह रहा हूँ जी? मैं इसको खाली जगह को स्काई एलिमेंट कह रहा हूँ, स्पेस कह रहा हूँ। जब मैं इसके बीच में हाथ आगे पीछे करता हूं तो मुझे पता चलता है कि मेरे हाथों के बीच में एयर फील्ड है, वो एयर एलिमेंट हो गया। फिर ये एयर जो है, इसको मैं बहुत जल्दी जल्दी घर्षण करता हूं तो वहां से फायर निकलती है। तो जो एयर पार्टिकल्स हैं उनके बीच में घर्षण होने से फायर आ गई। फिर वो फायर जो है एक लेवल के जाने के बाद वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। फिर वो वाटर जो है एक लेवल के बाद अर्थ में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये चीज मैं डिपिक्ट कैसे करूं, इसके लिए यंत्र में अलग अलग टर्मिनोलॉजी हो गई। ठीक है ना? कि मैं भाई कोई ना कोई तो शेप और एक्टिविटी आपको डिफाइन करनी पड़ेगी ना। अब ये पांच पार्ट हो गए, स्काई, एयर, फायर, वाटर, अर्थ। अब हम आते हैं, जी जब हम हाथों को आगे पीछे करते हैं तो हाथों की डायरेक्शन चेंज होती है, तो वो डायरेक्शन एलिमेंट हो गया। अब ये जो हाथ है जब डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो ये कितने रेट ऑफ टाइम से कर रहा है, वो टाइम का एलिमेंट हो गया। अब ये चेंज जो हो रहा है वो तो तभी हो रहा है ना जब अंदर आत्मा है। अगर आत्मा ही नहीं होती तो चेंज कैसे करता हाथ को आगे पीछे? जी शरीर के भीतर आत्मा है, तो ऐसे करके आत्मा तत्व के बारे में पता चला।
उसके बाद हम्म, बोले हाथ है, हिला भी सकता हूं, क्यों हिलाऊं, इच्छा ही नहीं है। जान प्राण भी है लेकिन इच्छा भी तो कोई चीज होती है, तब आपको मन का पता चला। हम्म, तो जो पहले तीन है, वो पहले तीन से आपको एक डोमेन पता चलती है, इच्छा क्रिया ज्ञान। हम्म, इच्छा, क्रिया और ज्ञान, सब। अब आप कहीं भी देखेंगे तो ये आपको इस ऑर्डर में नहीं मिलेगा। जब आप तंत्र की बुक्स पढ़ेंगे तो वहां क्या लिखा हुआ है, इच्छा ज्ञान और क्रिया। मतलब पहले काबिल बनो, फिर हम्म, काम होगा। नो, दैट्स रॉन्ग फिलॉसफी। पहले इच्छा करो, फिर काम शुरू होगा। तो मैंने सबसे पहले क्या इच्छा रखी, सुनने की इच्छा। किसको सुनना है, इनर वॉइस को। किसकी है वो, मेरे लंबिकाग्र चक्र में रहने वाली मेरी आत्मा की। जैसे ही मैंने इसको सुनने की इच्छा रखी, उसने मेरे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन शुरू कर दिया। अब मुझे चीजें होने से पहले पता चल जाती थी, या उसके डीपर डायमेंशंस दिखने शुरू हो जाते थे। अब आप इमेजिन करिए कि आपको डीपर डायमेंशन दिखनी शुरू हो गई, तो आप कहोगे यार यहां पर कुछ और है। सो योर रिलेशनशिप क्वेश्चन विल इंप्रूव। तो आपने नवग्रह को देखा, नवग्रह को राशियों में देखा, राशि को नक्षत्र में देखा, नक्षत्र को जो है बॉडी पार्ट्स के अलग अलग फंक्शनिंग में देखा। तो ये सबका सोल कॉज क्या है, बोले जी पूरा यूनिवर्स है। और ये यूनिवर्स कहाँ से शुरू हुआ, बोले जी महालक्ष्मी से। ये आपका ज्ञान हो गया। और जिस ज्ञान से आपको महालक्ष्मी का पता चला, वो विज्ञान हो गया। तो बेस कहाँ से शुरू हुआ, इच्छा करने से। तो किसी ने मेरी इच्छाओं में, कि अगर मेरे पास बहुत पैसा आ जाएगा तो मैं मर्सिडीज बेंज लूंगा, मैं बेंटले लूंगा, मैं ये लूंगा, मैं वो लूंगा, ये क्या कर दिया, मेरे थॉट्स में, विशेस में डाल दिया। इसलिए आप जब भी कभी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो छोटे बच्चे जो होते हैं, जब वो बाजार में गाड़ियां खरीदते जाते हैं, बहुत ही बेहतरीन मॉडल की, जस्ट लाइक न्यू कार्स मिलती हैं। जैसे कि हम्म, ओरिजिनल बीएमडब्ल्यू हो, ओरिजिनल मर्सिडीज हो, ऐसे करके वो गाड़ियां मिलती है। जब बच्चा उस छोटे से मॉडल को अपने हाथ में लेता है तो उसके अंदर इच्छा होती है, वो अपने पिताजी को देखता है गाड़ी चलाते हुए, एक दिन मैं इस गाड़ी में बैठूंगा। तो किसी ने टैक्टफुली क्या करा, उस गाड़ी को मेरे अंदर डाल दिया। एक दिन मैं चॉकलेट खाऊंगा। तो किसी ने, आप जब नर्सरी केजी की बुक्स देखेंगे या उससे रिलेटेड इमेजेस को देखेंगे, तो वो चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, वो किसी ने मेरी वोकैबुलरी में डाल दिए। माँ बाप वीडियो गेम खेलने से मना करते हैं, किसी ने उसको इच्छा बना दिया। जैसे ही बच्चा 12th पास होता है, ओहो क्या उसका गेमिंग एडिक्शन होता है, देखिए। क्यों, क्योंकि उसको पहले जिस चीज के लिए मना करा गया, उसकी इच्छा उतनी प्रबल हो गई। आज जो 30 to 40 एज ग्रुप के कपल्स हैं, वो अपनी इच्छाएं एक बच्चे की तरीके से पूरी करते हैं। पैसे आ गए, माँ बाप पास में नहीं है, कोई ये नहीं कह सकता कि क्या सही है क्या गलत है। चलो बेटा आओ वीडियो गेम खेलते हैं, चलो बेटा कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। ऐसे करके इन्होंने हमारे लाइफस्टाइल में अपने प्रोडक्ट्स की इच्छाओं को डाल दिया। इच्छा का मतलब ही समथिंग अबव द नीड है। हम्म, और मतलब ये जो है, ये मतलब इनको तीनों डाइटिस से कनेक्ट करा गया है। इच्छा ज्ञान, मतलब इच्छा क्रिया और ज्ञान को, एक को ब्रह्मा का, ब्राह्मी का स्वरूप बोला गया है, एक को वैष्णवी के तौर पे बोला गया है, और एक को काली के तौर पे। ऐसे करके मतलब ब्रह्मा विष्णु शिव का स्वरूप जो है वो इच्छा क्रिया ज्ञान की फंडामेंटल्स है, एज पर तंत्र राज तंत्र।
मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूँ? चीजें जी। इंटीग्रेटेड है, मतलब ये जिस तरह से बता रहा है ऐसा नहीं है कि ये गलत है बिल्कुल और ऑल दैट, बट बेसिक्स के टर्म्स में ठीक है। Asha, the space element. A square represents the fixed space and rigidity. It is associated with the Bhumi or the earth element. An upward pointing triangle represents masculine energy and the fire element, which is called as Agni. And the downward pointing triangle represents feminine energy and the water element called as Jala. अब आप देखिए, इसका जो स्ट्रक्चर इसने शेयर करा है, इसमें इसने उस टर्मिनोलॉजी को डाला जो टर्मिनोलॉजी साधु समाज के तौर पे थी। साधु समाज में आदमी को ब्रह्मचारी रहना है, तो वो महिला को ट्रीट कैसे करेगा? ये मुझे नीचे लेकर जाएगी। पुरुष को कैसे ट्रीट करेगा? ये मुझे ऊपर लेकर जाएगा। बाइसेस आ गए। अब आप कर लो पढ़ाई, कौन सी चीज नीचे लेके जा रही है, कौन सी ऊपर, आपको पकड़ में ही नहीं आनी। This representation is also symbolic of fire always trying to rise upward and water always trying to flow downward. A combination of both these triangles forming a 11 बजे six-pointed मिलेंगे। star represents balance and equilibrium, a perfect state of being. A clockwise figure represents creation and birth, and an anti-clockwise figure represents dissolution and death. Two squares superimposed to form an octagon sometimes represents fire and sometimes represents preservation. Lotus petals are also used to represent aspects of the yantra which are strictly not a part of the geometric form but a consequence of the energy in it. These aspects are seen as the parivara or the family of the energy manifest at the center. Some yantras have numbers inscribed on them. The meanings of these numbers vary based on the context of usage of the yantra. Some Sankhya yantras represent the 9 forms of Shakti called as Navadurgas, while some represent the 11 forms of Rudra called as Ekadasha Rudras. All of these aspects spread out across the yantra are ascribed with names, humanoid forms, vehicles and weapons which depict the nature of energy which is manifest there. The second aspect is the surface on which a yantra is drawn. Starting from just plain earth or stone to various metals like copper, silver and gold, and even some alloys, there are many surfaces on which yantras can be drawn. The only criteria is that the surface needs to be flat and conducive to hold the yantra without any disturbance, at least for the period of usage of the yantra. Also, surfaces which conduct energy better, like copper, silver and gold, are much more vibrant and effective to use than surfaces which are inert like plastic. Coming to the ingredients used to create the shapes of these yantras. मैंने जब प्लास्टिक पे यंत्र बनाया कोई फर्क ही नहीं था, एनर्जी बढ़िया थी। इट वॉज नॉट एबल टू रिटेन 100%, मतलब जैसे मैंने कॉपर का यंत्र बनाया, लकड़ी का यंत्र बनाया और प्लास्टिक का यंत्र बनाया। प्लास्टिक वाला यंत्र जो था वो 50%, 60% इतनी एनर्जी कर रहा था। लकड़ी वाला 70 से 80% कर रहा था। कॉपर वाला 100% एनर्जी रिफ्लेक्शन दे रहा था। पेपर वाला 30% के करीब दे रहा था। बट पेपर और प्लास्टिक जो है ऑलमोस्ट एट पार से ही थे, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं था। तो बीज मंत्र जब आप सही लिख रहे हो तो जी। सरफेस डजंट मैटर मच। तो ये फर्क है। अब ये चीज ये प्रैक्टिकली टेस्ट करके नहीं बता सकता क्योंकि इसने वो वाला पार्ट नहीं करा। मैंने तो सारे बनाए भी हैं और सबकी एनर्जी भी मेजर करी है। तो जो डिफरेंस है उसके तौर पे, अब फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक का यंत्र जो है, अब आज की तारीख में हम गोल्ड तो अफोर्ड नहीं कर सकते, इतना महंगा हो गया कि मैं गोल्ड की प्लेट के ऊपर यंत्र बनाऊं। पहले सस्ता था तो कर सकते थे रिच एंड एफ्लुएंट। अभी भी रिच एंड एफ्लुएंट तो कर ही सकते हैं, बट देन हाथ से यंत्र बनाया नहीं जा सकता। फिर जैसे इसने बोला 9 और 11, तो वो 9 और 11 जो है वो जो पैटर्न है वो हमारे चक्रास का पैटर्न था, ना कि 4 6 10 12 16 हमारा पैटर्न था। तो ज्योमेट्रिक शेप जो है, किसी ने हमारी ज्योमेट्रिक शेप्स में भी चेंज ला दिया, तो आप उसे कैसे काउंटर करोगे कि उसके तौर पर ये आइडेंटिफाई करेंगे? Again, there are many conducive materials.
Agama texts also mention the use of different substances based on the colors that need to be used to draw the yantra. The most common of all is ground rice, which is used for white components of the yantra. Turmeric powder for yellow, crushed red brick for red color, powdered green gram for green, and so on. There is also mention of the usage of flowers and gemstones based on the kind of process the yantra is. अब ये मेरा हमारे पास में एक डॉक्टर दिनेश चंद्रा है, वो ये सब बनाते हैं। तो ही इज बेस्ड आउट ऑफ वाइजैग, विशाखापट्टनम। तो जी। अब इसका आप रेलेवेंस समझो। आप, मैं अलग अलग मटेरियल में यंत्र बना ही क्यों रहा हूं हम्म। भाई? कोई ना कोई तो रेलेवेंस होगा ना, मुझे यंत्र क्यों बनाना है। पहली बात, ये धातुओं के हिसाब से उसका जो इम्पैक्ट है वो क्या है। मैं ज्वेलरी पहनता हूं तो मैं ज्वेलरी में गोल्ड का जो है वो यंत्र भी पहन सकता हूँ। हम्म। तो दैट इज अ पॉसिबिलिटी। तो मैं उसको, तो ये वाला थॉट किसने इनिशिएट करा? ज्वेलर ने इनिशिएट कर दिया। गोल्ड और सिल्वर के यंत्र बनाने हम्म। से ज्वेलर को, गोल्ड स्मिथ को फायदा ज्यादा होगा ना। जी। तो उन्होंने वो हमारे सिस्टम में डाल दिया, बाकी चीजों को डाइल्यूट कर दिया। जो साधु वगैरह हम्म। थे वो कहाँ इतना सोना चांदी लेकर चलते। तो उन्होंने हम्म। लकड़ी और पत्थर और इस तरह की चीजों को कर दिया कि उससे किसी को फर्क ना पड़े और हमारा काम होता रहा। लेकिन काम क्या था? काम था अपनी आत्मा का इन्वोकेशन, अपने चक्रास का इन्वोकेशन, और कब कौन सी स्थिति में कौन से चक्रा से कौन सी बीमारियों पे फर्क पड़ता है, उसका मेंटल मैप था। तो मैंने घर के बाहर एक रंगोली बनाई और उस रंगोली में एक यंत्र बना दिया। तो हम्म। रंगोली किससे बनाई? आटे से और हल्दी से। तो हल्दी की हम्म। वजह से कीटाणु, चींटियां वगैरह जो हैं वो उस लाइन के आगे नहीं जाते थे, और आटे की वजह से वो आटा खाने आ गए। तो ऐसे करके हम्म। मैंने पूरे घर में, घर के बाहर जो है जब रंगोली बना दी, वो साउथ इंडिया में तो हम्म। बनती है रेगुलर रंगोली के तौर पे। जी। वो आटे से फटाफट, हम्म। उनकी तो प्रैक्टिस भी इतनी ज्यादा होती है, चुटकी बजा के जो है फटाफट जो है वो रंगोली बना कर देते देते। हैं। हम्म। सो दैट कि वो ज्योमेट्रिक शेप से गेटवे पे लगाने पर कोई भी नेगेटिव एनर्जी घर के अंदर ना जाए। हम्म। कितना सिंपल सा अप्रोच था। तो गरीब से हम्म। गरीब आदमी भी अपनी आत्मा का कनेक्शन और अपने घर की पॉजिटिविटी को लेकर चलता था। फिर हर एक घर के बीच में आंगन होता था, वहां पे एक तुलसी का पौधा होता था। अब घर में से जी। आंगन खत्म हो गया और तुलसी का पौधा घर के अंदर की बजाय बाहर चला गया। घर के अंदर की क्या रेलेवेंस थी? घर के अंदर की रेलेवेंस ये थी कि तुलसी के पौधे की वजह से जो है कोई भी घर में इंसेक्ट वाला वो पार्ट नहीं रहता था। हम्म। तो तुलसी में जो गुण थे, और रोज के रोज तुलसी भक्षण जो है वो हमारे उसका पार्ट था, रिलीजियस प्रोसेस का। तो आपने रोज तुलसी खाई तो आपके भीतर जो रस औषधि है वो बढ़ती चली गई। हम्म। जी। रस औषधि मतलब तुलसी का शरीर में जितना ज्यादा होगा, उतना हम्म। मेरे जो शरीर के अंदर उसका पोषण बढ़ेगा, रोग नहीं आएंगे, निरोगता आएगी। तो हम्म। रेलिवेंस जो है वो डिस्टॉर्ट हो गई। अब आपने मेरे को बोला कि जी मेरे को एक यंत्र बना दो और गोल्ड पेंडेंट बनाना। तो अब मुझे भी जो है 2-5 लाख रुपए मिलेंगे इसको बनाने करने के, तो मैं भी रिच एंड एफ्लुएंट हूंगा, मेरा मार्जिन भी वैसे ही होगा। अब आप वही चीज मुझे अगर लकड़ी में बोलोगे तो मैं कहूंगा कि जी लकड़ी की कॉस्ट जो है 200 रुपये, बनाने की कॉस्ट 1000 रुपये, मेरी कॉस्ट 5000 रुपये। तो मेरे पास आए तो सिर्फ 5000 रुपये ही ना, बाकी तो कॉस्ट में चले हम्म। गए। जी। टाइम तो मेरा पूरा ही लगा। हम्म। टाइम तो मेरा पूरा ही लगा ना हम्म। उसके तौर पे। जी। तो हम्म। जो बिजनेस था, इस प्रकार से वो ब्राह्मण से उठाकर गोल्ड स्मिथ्स पे चला गया। हम्म। अब जिसको, अब जब तक ब्राह्मण के पास था तब तक वो आत्मा चक्रा ये सब कुछ करता था। अब गोल्ड स्मिथ ने कहा ये कौन इतने लंबे लंबे बीज मंत्र बना दिए, कौन लिखेगा इसको, बंद करो इससे, छोटे छोटे सिंबल बनाओ भाई। एक डायरेक्टरी बनाओ, उसमें लिख दो एम का मतलब माँ सरस्वती, ह्रीम का मतलब महालक्ष्मी, क्लीम का मतलब महाकाली। किसी ने वो डायरेक्टरी गायब कर दी।
जब वो 150, 200, 250, 300 ऐसे, मतलब जब न्यूमरोलॉजी बेस्ड यंत्रास को देखेंगे कहाँ कौन सा जुड़ रहा है, कहाँ कौन सा माइनस हो रहा है, तो आप कहेंगे अरे जी। ये तो मटेरियल बहुत सारा था। तो जब मटेरियल इतना सारा था तो गायब कैसे हो गया? गायब इसलिए हो गया क्योंकि बिजनेस ब्राह्मण से उठ के गोल्ड स्मिथ के पास चला गया। उसने हम्म। शॉर्टकट बना लिए हर चीज के। फिर जब शॉर्टकट बने तो वो शॉर्टकट बुक्स में इंप्लीमेंट हो गए। तो एक आता जी। है संस्कृत में, आप पढ़िएगा, एक अक्षर कोश। एक अक्षर हम्म। कोश जो है, देर आर एन नंबर ऑफ एक अक्षर कोश। एक एक अक्षर के होने चाहिए 40-50 अल्फाबेट्स का क्या मीनिंग है? हम्म। तो वो एक अक्षर कोश जब पढ़ेंगे तो हर एक व्यक्ति ने अपने अलग अलग बना लिए। जैनियों के एक अक्षर कोश फर्क थे, दूसरे के फर्क थे। और ये जैनी हम्म। प्राइमरली बिजनेस कम्युनिटी थी थ्रू आउट, मतलब जब से ये जैन और बुद्ध का काल था तब से ये बुद्ध, वो थे बिजनेस कम्युनिटी। तो इनकी सारी जगहों पे स्ट्रक्चर्स में चेंज हो गया। हम्म। तो वो सरकटे गणेश जी जो है वो इनके सिस्टम में नहीं है, हमारे सिस्टम में है। बुद्धिज्म में भी गणेश की पूजा होती है। तो लाइकवाइज हमारे पूरे प्रोसेस में स्लो एंड स्टेडी तरीके से 2-4 हजार साल लगे कि कैसे हमें हमारे प्रोसेस से डेविएट किया जाए। इसमें ब्राह्मण्स की कोई गलती नहीं थी। जो रिच एंड हम्म। एफ्लुएंट थे उन्होंने ब्राह्मण्स को ही सिस्टम से बाहर कर दिया था। फिर भी ब्राह्मण ने अपना काम नहीं छोड़ा। और जैसे मेरे जैसा आदमी पैसे मिले नहीं मिले अपना एक काम कर रहा है, ऐसे करके जो है कम से कम पैसे में भी अपने आप को जिंदा रखा और साइंस को खत्म नहीं होने दिया। सोर्स कोड नहीं छोड़ा उन्होंने कि बोले भैया सोर्स कोड छूट गया। शादी अगर किसी की हो रही है, यज्ञोपवीत किसी का हो रहा है, तो ऋषियों के नाम जरूर बोल लें, गोत्र जरूर बोल लें, सो दैट कि पूरी तरह से सिस्टम जीरो ना हो। अब एक हम्म। शादी में आप देखिए 10 लाख रुपए कम से कम खर्च होते हैं। कोई भी शादी होगी, मिनिमम 10 लाख रुपए। एक ब्राह्मण जो शादी कराता है उसको कितने पैसे मिलते हैं एक शादी कराने के? 2,000 रुपए, 5,000 रुपए। तो जो सोर्स कोड, और ऊपर से क्या कहा जाता है, पंडित जी लेना 500 रुपए और, लेकिन फटाफट खत्म करो इस काम को। फिर जैसे फटाफट शुरू होती है शादी वैसी फटाफट खत्म हो जाती है। फिर उसके बाद कोर्ट कचहरी में डाइवोर्स और एलिमिनी डिस्कस होता है। तो पूजा रिचुअल खत्म किसने करी? जो रिच एंड एफ्लुएंट थे वो अपनी ताकत के नशे में उस पार्ट को ही भूल गए। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं? जी। तो मैं मतलब ये आपको एक ऐसे जर्नी पे लेकर चल रहा हूं कि जिसमें कि आप ये इवेल्युएट कर सकें कि आप जब इस सब्जेक्ट पे काम करेंगे तो आपका रोल कितना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज हजारों लाखों ब्राह्मण्स ने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करी। इट इज जस्ट दैट कि बिकॉज ऑफ ट्रेचरी उनका रोल चेंज हो गया, उनको खुद बेचारों को पता नहीं चला। पर मैं तो मैं हम्म। हूं, मेरे गुरुजी थे, तो मतलब मैं और मेरे गुरुजी अगर कहीं बैठे और हम कोई चीज पे ना निकाल पाए तो लानत है हमारे ब्राह्मण होने के ऊपर। और मेरे गुरुजी भी शुक्ला थे और मैं भी शुक्ला हूं। तो मतलब इट इज अ मैटर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज नॉट अ मैटर ऑफ लग्जरी। और Used देखो, for. And of course, if the medium is a metal plate or stone, one can engrave or etch the yantra pattern onto it. The next aspect is the mode of worship. The idea behind worship or puja is to energize the form and internalize it. Various substances which are rich in potential, like flowers, milk, honey, curd, turmeric, and sacred ash, are used to energize a yantra. Based on what kind of a deity is being invoked into the geometrical form, that kind of an energy source is offered to the yantra as well. These entities could again be categorized as sattvic, rajasic, or tamasic, and correspondingly, such kind of food substances and अब ये सात्विक, राजसी और तामसिक जो था, इसका खाने पीने से कोई मतलब नहीं था। ये मैं ऑलरेडी प्रूव कर चुका पार्ट। सात्विक का मतलब था महासरस्वती से रिलेटेड एक्टिविटीज। राजसी का मतलब था महालक्ष्मी से क्रिएटेड एक्टिविटीज, कनेक्टेड एक्टिविटीज। तामसिक का मतलब था हम्म। महासती से कनेक्टेड। अब जब जी। ये
मतलब जो बौद्ध धर्म है उसमें मीट अलाउड था खाना। हम्म तो जब आप बुद्धिज्म को स्टडी करेंगे तो वहां पे मीट अलाउड था। तो उन्होंने पूजा पद्धति में मीट अलाउ करा। प्रोसेस वहां से शुरू हुआ। हम्म डिस्टॉर्ट हमारा सिस्टम करा गया। महालक्ष्मी निर्वस्त्र नहीं थी, बड़ी सुंदर डाइटी थी। आप कभी तमसी बीज मंत्र लिखो और केवल उसको, अपनी एनर्जी को उसको देखने में ही लगाना, आपको स्वरूप ही बहुत सुंदर दिखेगा। क्योंकि कौन सी ऐसी शक्ति है जो उसके कपड़े उतारने की क्षमता रखे। ये तो हमारे इन्वेडर्स थे कि अगर पूजा करनी है तो कपड़े उतारो देवी के, फिर मूर्ति बना के पूजा करो। तो बच्चे ने कहा मैं तो बच्चा हूं, माँ के अंदर रहता हूं, कुछ भी कर लो मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे पूजा करने की परमिशन दे दो बस। सो ये इन्वेडर्स फिलॉसफी थी। जी। अच्छा, वाराही है, इसका मुंह सुअर का कर दो। उसने कहा यार इस बहाने पूजा तो हो रही है, चलने दे जैसी भी चल रही है। खत्म होने से अच्छा है चीजें थोड़ी रहे लेकिन चलती रहे। सो दैट वाज अ हम्म इन्वेडर्स फिलॉसफी। हम्म Ingredients are offered. The simplest way of energizing a yantra is, of course, through thought. Visualizing and internalizing the pattern in our own minds literally means we are pouring our own life energies into creating the yantra. This is the least resource intense process of benefiting from a yantra, if only one's thought process is steady enough to hold and sustain the visualization. One can start this process by focusing on the yantra with eyes open and slowly internalizing the form before closing one's eyes to meditate on the form for longer durations. In summary, Kaularnava Tantra states, Yantram Mantramayam Proktam Devata Mantra Rupini. यंत्र मंत्र देवता मंत्र रूपिणी, मतलब जब हम तंत्र को देखते हैं, यंत्र को देखते हैं और मंत्र को देखते हैं, तो इन तीनों जगहों पर जो डाइटी है दैट इज द देवता। अब हम जब देवता को देखते हैं तो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन देखते हैं, यहाँ पे बेसिस ऑफ हम्म फायर एलिमेंट या एनर्जी देखते हैं, यहाँ बेसिस ऑफ मन वैसे देखते हैं। देखना देवता हम्म को है। देवता इज स्त्रीलिंग, देवता इज नॉट हम्म पुल्लिंग। हम्म तो जब मैं देवता को देखता हूं तो वो देवता मुझे महालक्ष्मी के जैसा दिखता है। तो मुझे एक स्ट्रक्चर पता चलता है। अब कौलार्णव में कौल जो है बेसिकली, कौल हम्म टर्म आई कहाँ से? क्लीम से। क्लीम के उपासक हम्म जो हैं वो कौल कहलाए गए। अब जी। देख रहे हो कोरिलेशन कैसे है। हम्म अदरवाइज आप इस तंत्र में लग जाओ, आपको समझ में नहीं आएगा कि कौलार्ण, कौल सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माने गए। क्यों माने गए? हम्म मतलब कौल को कंप्लीट माना गया। तो वो कंप्लीशन की बात कहाँ से आई? जो जिसको पूजा करता था वो उसी को कंप्लीट बोल देता था, तो उसी को सबसे ऊपर बोलता था। तो सबसे ऊपर बोलने का मतलब क्या था? कि आप जो हम्म है उस पूरे पार्ट में ईगो को लेकर चल रहे हो। मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ कि महालक्ष्मी के बॉडी पार्ट्स में ब्रह्मा विष्णु शिव हो गए, तो अब कोई व्यक्ति के लिए ब्रह्मा जी। विष्णु शिव जो है वो अगर प्रिंसिपल हम्म डाइटी होंगे और वो महालक्ष्मी के बॉडी पार्ट हैं, तो आप कहोगे यार हम्म बताओ इन्होंने हमारे देवता की बेइज्जती कर दी। भाई बेइज्जती नहीं है, स्ट्रक्चर की बात हो रही है। आप जब इस यूनिवर्स में प्राण ऊर्जा को देख रहे हो तो पूरी प्राण ऊर्जा की बॉडी विष्णु है। उसके पार्ट के अंदर हर वो चीज जो टिंगलिंग सी हो रही है, मूव कर रही है, वही लक्ष्मी का रोल प्ले है। सो आप हर जगह कंट्रोलर को देख रहे हो। सो कंट्रोलर से कंट्रोलर, कंट्रोलर से कंट्रोलर, सुपर कंट्रोलर, एक हम्म अज्ञात पॉइंट जो कोर सेंटर में आता है, सो उसके तौर पर है। तो ये क्लीम से कॉल टर्म बना। जी। अब हम्म क्लीम तो था ही नहीं, टर्म तो क्षत्रिय था। हम्म तो अगर टर्म हम्म क्षत्रिय था तो फिर ये कॉल का क्या करूंगा मैं? हम्म मेरा पॉइंट समझा पाया? जी। ऐसे करके धीरे 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 करके हमारे सिस्टम में डिस्टॉर्शन हुई।
और हमें पता ही नहीं चला। हम्म। शरीरम इव जीवस्य दीपस्य स्नेहवत् प्रिये सर्वेषाम् अपि देवानां तथा यन्त्रं प्रतिष्ठितम्. This means a yantra form is a representation of mantra sound. The devata or deity is an embodiment of the mantra. The yantra is to the deity as the body is to the being and as oil is to a lamp. Similarly, all deities have their corresponding yantras ascribed to them. This video was presented to set a context before we start exploring individual yantra. तो मैं मेरा पार्ट समझा पाया कि यंत्र का जी। अप्रोच मैकेनिज्म वो सब ठीक है। ये इस बंदे का संस्कृत का श्लोक बोलना बिल्कुल ठीक है, बट इस संस्कृत के श्लोक में कितने काम होंगे और सो दैट कि वो बेसिक्स ओरिजिनल फॉर्म से कनेक्ट करे। पर्पस क्या था पूरे उसमें? देवता को देखना। लेट सपोज देवता अगर महालक्ष्मी है और मैं उसको उस तरह से देख ही नहीं रहा, तो वो यंत्र मंत्र तंत्र किसी की वैल्यू ही नहीं रह गई। इसलिए हमारे मंत्रों की शक्ति घट गई। That benefits. इसलिए हमारे मंत्रों की शक्ति घट गई। जब आप अपने सिस्टम को वापस से बढ़ाते हो तो इतनी शक्ति है कि मैं यहाँ मेरठ में बैठा हुआ ऑस्ट्रेलिया के हेल्थ पेशेंट को जो है ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। अब आप सोचिए कि आपके देश के अंदर अगर 1 लाख लोग भी आपने ट्रांसफॉर्म कर लिए तो पूरी दुनिया हेल्दी करने के लिए हिंदुस्तान के कुछ लोग ही काफी हैं। तो जिसकी दुकान का नुकसान होगा वो कैसे प्रमोट होने देगा उन सब लोगों को? मेरा पॉइंट समझा पाया? तो ऐसे करके हर जगह काम करने की जरूरत है, और बड़ा अच्छा काम है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा कि ये इन लोगों के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो गलत है या कुछ है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो ऑडियंस है जो इस वेबसाइट को विजिट करती है, उनको उससे थोड़ा ज्यादा अगर मिले, जो यहाँ पर मिल रहा है जिस तरह से मिल रहा है उससे अगर ज्यादा मिले, तो वो अपने हेल्थ और वेल्थ के इश्यूज को भी रिजॉल्व कर सकते हैं और दूसरे की हेल्थ और वेल्थ के इश्यूज को भी रिजॉल्व कर सकते हैं। दैट्स द आइडिया बिहाइंड। तो जब मैं यंत्र में बीज मंत्रों को डालता हूँ, उसकी फॉर्म को बदलता हूँ, तो इमिजिएटली वो ट्रांसफॉर्मेशन बदल जाता है। Without a proper context, this profound science of creating and worshipping deities for our own well-being might seem fake and fairy tale-ish. I hope you enjoyed watching this video. If you wish to support the production of more videos like these, consider becoming a sponsor on Patreon or make a one-time contribution through these options. Your support will help us improve the quality, length, and number of topics covered in our videos. Consider subscribing to the Sanskrit channel, where we explore hidden gems in the vast world of diverse Sanskrit literature. See you in the next video. Namaskaram. तो मैंने इसके वीडियो के बहुत सारी डिटेल्स आपको शेयर कर दी हैं व्हाट्सएप पे, अलग अलग इनके जो मुझे मतलब जो काम के लगे। तो एक उपनिषद गंगा का मैंने आपको लिंक शेयर करा है। दैट्स अ गुड पीस ऑफ स्पिरिचुअल प्रोसेस। उसमें डेविएशंस और कब कब क्या क्या हुआ है उसके तौर पे बहुत अच्छा सा वो है मतलब। बट ये आप मानकर चलो कि आप जो भी सब्जेक्ट को टच करो विद इन हिंदुइज्म, देयर इज नथिंग विच डजंट नीड अ मॉडिफिकेशन। एंड छोटी छोटी है, नमः का मना करते ही उसकी एनर्जी बढ़ रही है। जिस चीज में सबसे कम एनर्जी है वही हमें ऑफर की गई है। सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है जी।